Hello medicos. तो टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक हाइपोकैलेमिया। पिछली वीडियो हमने देखी थी पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में, तो पोटेशियम मेटाबॉलिज्म का भी इसमें यूज़ होगा। तो एक बार पिछली वीडियो भी एक बार देखना, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वाली वीडियो के अंदर। तो व्हाट इज़ हाइपोकैलेमिया? हाइपोकैलेमिया इज डिक्रीज इन सीरम पोटेशियम लेवल्स। नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। नॉर्मल पोटेशियम रेंजेस 3.5 to 5 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर एनी पोटेशियम वैल्यू विच इज लेस देन 3.5 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। तो इसको हम सीवियरिटी के बेसिस पे ग्रेड करते हैं, जिसके बेसिस पे बेस्ड ऑन सीवियरिटी पेशेंट के सिम्टम्स मोर लाइफ थ्रेटनिंग होते जाते हैं। तो सबसे पहले 3 to 3.5 इज माइल्ड हाइपोकैलेमिया, देन 2.5 to 3 इज मॉडरेट, देन 2 to 2.5 इज सीवियर एंड लेस देन 2 इज क्रिटिकल। ये जो क्रिटिकल वाला कोई भी पेशेंट अगर आएगा तो ऐसे में हमें एग्रेसिवली मैनेज करना है। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट to take it out the patient from the मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे द कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ हाइपोकैलेमिया बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। तो इसके अंदर बस ये चीज़ वैल्यू देखनी है कि लेस देन 2 इज क्रिटिकल वैल्यू, और इसके नीचे पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक एरिथमिया, पैरालिसिस। नाउ विल सी द कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया जैसे हमने देखा था पोटेशियम वैल्यू लेस देन 3.5 इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया के कॉजेज देखने से पहले फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट शूडो हाइपोकैलेमिया। शूडो हाइपोकैलेमिया क्या होता है? शूडो हाइपोकैलेमिया की शूडो मतलब नकली, यानी एक्चुअल में हाइपोकैलेमिया नहीं है, पर हमारी लैब वैल्यूज हाइपोकैलेमिया शो कर रही हैं। क्यों? ये चीज़ दिखती है जब भी हमारे पास ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया होता है या ल्यूकेमॉइड रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे टीएलसी काउंट बढ़ जाए। अगर मेरा टीएलसी काउंट सीवियरली इंक्रीज्ड है, मान लो लेट सपोज 30,000, 40,000, 50,000 काउंट्स हैं, तो ऐसे में नॉर्मली जो काउंट्स जो सेल्स रहते हैं उसके पास रिसेप्टर रहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल का काम क्या होता है? 3 सोडियम बाहर ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम अंदर। तो पोटेशियम को ये अंदर ले लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर हम कुछ टाइम तक ऐसे सैंपल को तुरंत जो मशीन है उसके अंदर ना लगाएं, तो ऐसे के अंदर और उसे स्टोर करके रख लें, तो ऐसे के अंदर हमारा जो पोटेशियम है वो टीएलसी जो है वो अपटेक कर लेंगे। जब वो टीएलसी के अंदर चला जाएगा तो हमारे पास जो प्लाज्मा रहेगा, जो सीरम रहेगा, उसके अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा, तो पेशेंट विल शो हाइपोकैलेमिक पिक्चर। लेकिन एक्चुअल में हाइपोकैलेमिया नहीं है, इट इज़ द टीएलसी विच हैज़ टेकन अप द पोटेशियम। तो ये किस में दिखता है? इट इज़ सीन इन एक्यूट ल्यूकेमियाज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो हम जल्दी सैंपल को प्रोसेस करें, तो या प्रोसेस अगर हम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसमें से प्लाज्मा और जो आरबीसीज हैं या जो भी सेल्स हैं उनको हमें सेपरेट आउट कर लेना है। वी हैव टू सेपरेट द प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा सेपरेट कर लेंगे तो पोटेशियम हमारा सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास सीरम मिल जाएगा, तो उस सीरम से हम पोटेशियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या दूसरा होता है कि हमको सैंपल प्रिजर्व करके रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? 4 डिग्री पे हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो हमारा सोडियम पोटेशियम 2 एटीपीएस जो ये था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल, वो कम काम करेगा। जब कम काम करेगा तो पोटेशियम इंटेक कम करेगा। लेकिन एक्चुअल में इसको रूल आउट करने का मैकेनिज्म यही है कि हम जल्दी सैंपल को प्रोसेस करें एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा, हमें कॉज आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन रूल आउट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ कुछ कॉजेज रहते हैं जो हमारे ब्लड से पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी नेट बॉडी के अंदर पोटेशियम, अगर टोटल बॉडी पोटेशियम देखूं तो वो नॉर्मल है, बस ये है कि ब्लड के अंदर से पोटेशियम सेल के अंदर चला गया, तो इंट्रासेलुलर इनटेक हो गया पोटेशियम का और ट्रांससेलुलर शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम। इसके कॉजेज देखेंगे, मोस्टली ड्रग्स हैं, तो ये सारे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन को रूल आउट करना है। डायरेक्टली सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम हाइपोकैलेमिया नहीं बोलेंगे, हमें सिर्फ ऑफेंडिंग ड्रग्स को हटाना है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हमें रूल आउट करना है डिक्रीज ओरल इनटेक। ऐसा तो नहीं है पेशेंट माल नरिश्ड है, इनटेक ही पुअर है, तो ऐसे के अंदर भी हमें रूल आउट करना है डिक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो ऐसे में हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर टू इन्वेस्टिगेशंस, डायरेक्टली हम इनटेक को अगर इंक्रीज कर दें तो वी कैन करेक्ट दी हाइपोकैलेमिया। तीसरा, हमारे पास लॉसेज हो सकते हैं कॉजेज में। लॉस कहाँ से हो सकता है पोटेशियम का?
लॉस हो सकता है या तो किडनी ज़्यादा पोटेशियम को एक्सक्रीट करें, ज़्यादा यूरिन के थ्रू मेरा पोटेशियम सारा बाहर निकल जाए, या नॉन रीनल कॉजेज़। नॉन रीनल में हमने पिछले वीडियो में देखा था कहाँ कहाँ से मेरा पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। पोटेशियम एक्सक्रीट होता है या तो मेरा स्टूल से या मेरा होता है स्वेट से। ये दोनों मिलके 10% ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीशन को रूल आउट, मतलब 10% ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीशन होता है स्टूल से और स्वेट से। लेकिन जो 90 to 95% एक्सक्रीशन है वो मेरा होता है यूरिन से। तो इफ पेशेंट इज हैविंग हाइपोकेलीमिया और हाइपरकेलीमिया, वी हैव टू रूल आउट यूरिन अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो इसके अंदर लॉस में हमें मेजरली देखना है रीनल को। तो इसके अंदर लॉसेस हो सकते हैं, इट कुड बी रीनल, इट कुड बी नॉन रीनल। एंड थर्ड, नेक्स्ट कुड बी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये भी हमने पिछले वीडियो में मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम में देखा था। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कैसे काम करता है, डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट पे जो मेरे पी सेल्स रहते हैं, पी सेल्स पे काम करेगा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन जब काम करेगा तो वो स्टिमुलेट करता है इनेक चैनल्स को, वो स्टिमुलेट करता है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को, और रोम के चैनल या बी के चैनल्स को। तो इसके थ्रू क्या होगा, मेरा सोडियम तो सेल के अंदर आएगा, सेल से मेरा ब्लड के अंदर जाएगा सोडियम, और वहीं से मेरा पोटेशियम रोम के या बी के चैनल्स के थ्रू जाएगा यूरिन के अंदर पोटेशियम। तो इससे मेरा नेट क्या पिक्चर बनी, नेट पिक्चर बनती है सोडियम जाएगा ब्लड के अंदर और पोटेशियम जाएगा मेरा यूरिन के अंदर, जिससे मेरे पास क्या होगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा तो मेरे पास हाइपोकेलेमिक पिक्चर आ जाएगी। तो अगर किसी पेशेंट में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, एल्डोस्टेरोन बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, या तो एल्डोस्टेरोन खुद से बनने लगे ट्यूमर्स, या एल्डोस्टेरोन को बढ़ाने का हार्मोन बढ़ जाए रेनिन। तो रेनिन एल्डोस्टेरोन को बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन मेरा पोटेशियम को कम करेगा, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के पिक्चर आ जाए। या कुछ ड्रग्स होती हैं जो ड्रग्स इटसेल्फ कॉजेज हाइपोकेलेमिया। तो वो सारे अभी कॉजेज देखते हैं, ये क्या क्या होते हैं एक्चुअल कॉजेज। तो फर्स्ट वी नीड टू रूल आउट डिक्रीज ओरल इनटेक। ओरल ही पेशेंट कम ले रहा है, इट कुड बी ड्यू टू इलनेस, इट कुड बी ड्यू टू फास्टिंग, इट कुड बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड आईवी बोलस विच इज नॉट कंटेनिंग पोटेशियम। यानी लेट सपोज मैंने पेशेंट को एनएस की बॉटल दिए जा रहा हूँ, है ना, एनएस की बॉटल अगर मैं पेशेंट को देता रहूँगा उसके अंदर मेरे पास पोटेशियम नहीं है। जब मेरे पास पोटेशियम नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, मान लो लेट सपोज मैंने 2 लीटर एनएस दे दिया, 3 लीटर एनएस दे दिया, तो ऐसे में क्या होगा, मेरा रिलेटिव डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन की वजह से मेरे पास पोटेशियम कम हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा तो हाइपोकेलीमिया। तो ये चीज़ हमें रूल आउट करनी है। तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स को हमें रूल आउट करना है। फिर सेकंड है, हमने देखा था इंक्रीज लॉसेस, तो इनटेक हमने रूल आउट कर लिया। फिर हमें दूसरा देखना है कि कहीं पोटेशियम बॉडी से निकल तो नहीं रहा है। तो निकलने के सोर्सेज हमने दो ही देखे, या तो मेरा हो सकता है एक्स्ट्रा रीनल या रीनल। एक्स्ट्रा रीनल में मेरे पास दो ही हैं, या तो क्यूटेनियस लॉस हो रहा है या मेरा जीआई लॉस हो रहा है। तो जीआई लॉस में पोटेशियम कहाँ से निकल सकता है, या तो वॉमिटिंग में निकल सकता है, या डायरिया हो रहा हो, या फिस्टुला। इसमें कहाँ पोटेशियम निकलेगा, या तो वॉमिटिंग या डायरिया या फिस्टुलाज में। डिटेल में अभी देखेंगे किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा। जैसे डायरिया के अंदर पोटेशियम और बाइकार्ब लॉस होगा, वॉमिटिंग के अंदर HCl लॉस होता है तो उससे कुछ एसिड बेस में चेंज आएंगे जिसकी वजह से हाइपोकेलीमिया होगा, या फिस्टुला से भी सेम ही है, पोटेशियम बाइकार्ब लॉस होता है। फिर दूसरा रीनल लॉस हो सकता है। रीनल लॉस में क्या क्या हो सकता है, मान लो लेट सपोज मैंने डायरेटिक दे दिया, डायरेटिक में मैंने या तो थायाजाइड डायरेटिक दे दिया या फिर लूप डायरेटिक दे दिया, तो वो पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे जिसकी वजह से एक्सेस पोटेशियम सिक्रीट होगा, एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। या ऑस्मोटिक डायलिसिस, जैसे मैंने मैनिटॉल दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, तो हमने ये भी पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से ऑस्मोटिक डायलिसिस मेरा हाइपोकेलीमिया कॉज करता है। अगला हो सकता है एल्डोस्ट्रॉन एक्सेस, अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था एल्डोस्ट्रॉन कैसे हाइपोकेलीमिया कराएगा। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, कोई ट्यूमर हो गया, वो हो गया, तो ऐसे में एल्डोस्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एल्डोस्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो वो सेम मेरा हाइपोकेलीमिया कराएगा। तीसरे क्या हो सकते हैं, कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स विच आर कॉजिंग या तो इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, या तो पोटेशियम मेरा यूरिन के अंदर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या फिर पोटेशियम को किडनी के थ्रू ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं होने दिया जा रहा, ऐसे डिसऑर्डर्स। या दूसरा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या कराएगा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस किडनी का परफ्यूजन कम कराएगा। जब किडनी का परफ्यूजन कम होगा तो उससे क्या होगा, मेरा रेनिन एक्टिवेट होगा, रेनिन एक्टिवेट होगा तो वो मेरा एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कराएगा, और एल्डोस्टेरोन मेरा हाइपोकेलीमिया कराएगा। तो ये सारे मेरे हो गए इंक्रीज लॉसेस, कि बॉडी में पोटेशियम तो है, इनटेक एडिक्वेट है, लेकिन जो मेरा पोटेशियम बॉडी के अंदर है वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है। आइदर कुड बी नॉन रीनल कॉजेज और इट कुड बी रीनल कॉजेज।
थर्ड वाला क्या है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट। ट्रांससेलुलर शिफ्ट मैंने अभी क्या बात करी थी, अगर मेरे ब्लड के अंदर पोटेशियम जो है वो किसी भी वजह से सेल के अंदर चला जाए, तो ऐसे क्या है, मेरा नेट बॉडी के अंदर पोटेशियम नॉर्मल है, लेकिन जो भी मेरी ब्लड के अंदर पोटेशियम है वो सारा शिफ्ट हो गया सेल के अंदर, तो ऐसे के अंदर मेरा ब्लड के अंदर तो पोटेशियम कम हो गया, तो हाइपोकैलेमिया। तो ट्रांससेलुलर शिफ्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एल्कलोसिस, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे एल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया करता है। तो लेट सपोज यहाँ पे H+ कम हो गया, जब H+ मेरे पास ब्लड में कम हो गया तो एल्कलोसिस हो गया। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना हर जगह ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो H+ मेरी सेल से बाहर की तरफ आएंगे H+, जब सेल से बाहर मेरे H+ आएंगे तो सेल को भी इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना है, तो जब सेल से बाहर आएंगे तो मेरा पोटेशियम जो है सेल के अंदर जाएगा, जब सेल के अंदर पोटेशियम चला गया तो उससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। तो एल्कलोसिस ऐसे करेगा हाइपोकैलेमिया। दूसरा है हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन में रोम के चैनल्स होते हैं, रोम के चैनल का काम क्या है, ये रोम के है, रोम के चैनल का नॉर्मल काम है पोटेशियम को किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट कराना। तो मैग्नीशियम का नॉर्मल रोल क्या होता है, मैग्नीशियम का काम है रोम के चैनल्स को इनहिबिट करना। अगर मैग्नीशियम मेरे पास कम है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, तो हाइपोमैग्नीसीमिया में ये इनहिबिशन नहीं हो पाएगा तो रोम के परसिस्टेंटली एक्टिवेटेड रहेगा, रोम के काम करता रहेगा तो एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम निकलता रहेगा। तो मैं बार बार पेशेंट को करेक्शन दिए जा रहा हूँ पोटेशियम का, लेकिन फिर भी पेशेंट का पोटेशियम करेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर डिस्पाइट गिविंग रिपीटेड करेक्शंस ऑफ पोटेशियम और पेशेंट का पोटेशियम फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपोमैग्नीसीमिया। और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज है इंडिया के अंदर। तो अगर पोटेशियम पेशेंट का कम है तो ऐसे में हाइपोमैग्नीसीमिया भी रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल फेजेस में अगर हम मैग्नीशियम लेवल्स भी करा लें तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हाइपरनेट्रीमिया। अगर किसी भी वजह से मेरे पास ब्लड के अंदर सोडियम बढ़ जाता है, तो जब सोडियम बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से वाटर ड्रैग होगा, सारा वाटर बाहर आ जाएगा। जब वाटर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे वाटर कम हो गया सेल के अंदर, जब सेल के अंदर वाटर कम हो गया तो रिलेटिवली पोटेशियम कंसनट्रेटेड हो गया, तो पोटेशियम सेल के अंदर बढ़ गया। लेकिन जैसे भी मैंने बताया था हर सेल को इलेक्ट्रोन्यूट्रल रहना है, तो वो पोटेशियम एक्सक्रीट आउट करेगा सेल बाहर ब्लड में, और वो सारा निकलेगा मेरा यूरिन के थ्रू बाहर। तो ऐसे हाइपरनेट्रीमिया इज ऑल्सो कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। सेम इज विथ ग्लूकोज, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, या रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कोई भी हाइपर ऑस्मोलर मैं चीज़ दूंगा या हाइपर ऑस्मोलरिटी किसी भी वजह से मैं ब्लड के अंदर करूंगा तो वो वाटर को ड्रैग करेगा तो सेल के अंदर रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा। जब रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सेल एक्सक्रीट करेगा पोटेशियम को बाहर, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है हाइपर ऑस्मोलर स्टेट का विच कॉजेज हाइपोकैलेमिया। देन नेक्स्ट इज ग्लूकोज या इंसुलिन इन्फ्यूजन। ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन कभी भी हम जब आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट में, हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट हम पोटेशियम कभी भी डेक्सट्रोज में नहीं देते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जब जाएगा तो इंसुलिन को स्टिमुलेट कराएगा प्रोडक्शन, या इंसुलिन अगर मैं डायरेक्टली दूंगा तो इंसुलिन, मैंने देखा था इंसुलिन इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। क्यों? इंसुलिन करवाता है मेरा ट्रांससेलुलर शिफ्ट, पोटेशियम को ब्लड से सेल के अंदर भेजेगा, तो इसलिए इंसुलिन इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो अगर कभी मैं ग्लूकोज दूंगा या इंसुलिन दूंगा तो दैट कॉजेज ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ब्लड टू द सेल, तो इसलिए हमें इंसुलिन या ग्लूकोज को भी रूल आउट करना है पहले। नेक्स्ट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में दो कारण है, एक तो मैं इंसुलिन दे रहा हूँ पेशेंट को ट्रीटमेंट में, तो इट विल कॉजेज ट्रांससेलुलर शिफ्ट, और एक और मैकेनिज्म रहता है कि मैं यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में NS दूंगा। जब एक्सेसिव अमाउंट में NS दूंगा तो उससे क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम। तो बोथ कॉजेस, दोनों कॉजेस की वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होगा। देन नेक्स्ट इज रीफीडिंग सिंड्रोम। जैसे आपने सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में देखा होगा, अगर किसी भी कैकेक्सिक पेशेंट में या किसी भी सैम चाइल्ड के अंदर हम सडनली फूड को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे में फर्स्ट हमारे सेल के अंदर रिलेटिवली सारे के सारे जो आयंस हैं, कुड बी मैग्नीशियम, कुड बी कैल्शियम, कुड बी पोटेशियम, सारे सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिलेटिव डेफिशिएंसी पेशेंट में क्रिएट हो जाएगी। इसलिए रीफीडिंग के टाइम पे हम फीडिंग स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर दें उसको। देन सर्टेन मेडिकेशंस वी नीड टू रूल आउट फॉर हाइपोकैलेमिया पेशेंट। फर्स्ट इज लूप डायरेटिक,
ये हमें पता है ये लूप डायरेटिक किस पे काम करेगी, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स पे, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे होते हैं, तो जिसकी वजह से पोटेशियम एब्जॉर्ब ना होके सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज थायाजाइड डायरेटिक्स, ये हमने देखा था डीसीटी पे काम करती है, डीसीटी पे किस पे, सोडियम क्लोराइड चैनल्स पे, तो ये हमने पिछली सोडियम क्लोराइड चैनल पे ये हमने पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से ये हाइपोकैलेमिया कॉज करवाती है। देन अदर ड्रग्स आर एम्फोटेरिसिन बी, सिस्प्लेटिन, देन इंसुलिन हमने यहाँ देख लिया, देन साल्ब्यूटामॉल, ये एम्फोटेरिसिन बी सिस्प्लेटिन हम लेटर इन द वीडियो देखेंगे। फिर साल्ब्यूटामॉल इज बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। बीटा 2 एगोनिस्ट कैसे काम करता है, ये भी ट्रांससेलुलर शिफ्ट कराता है, इसलिए हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में हमारा फर्स्ट इज इंसुलिन एंड अनदर इज साल्ब्यूटामॉल, दोनों हमारा हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट है। देन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ऑल्सो वाया बीटा 2 एगोनिस्ट ट्रांससेलुलर शिफ्ट कराएगा पोटेशियम का इनटू द सेल कॉजिंग हाइपोकैलेमिया। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉज इज स्पूरियस एरर, सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या है, या तो तुमने उस हाथ से सैंपल ले लिया जिसमें रिसेंटली एनएस फ्लश किया गया है, तो एनएस फ्लश किया गया तो रिलेटिव डाइल्यूशन की वजह से मेरा पोटेशियम फॉल्सली लो आएगा, हाइपोकैलेमिया आएगा, है ना। या फिर किसी ऐसी लाइन के थ्रू ले लिया, या तो सेंटर लाइन के थ्रू ले लिया या किसी भी पिक लाइन के थ्रू ले लिया जो रिसेंटली फ्लश की गई है, तो फ्लश की गई है तो जो सैंपल आएगा उसके अंदर वो जो फ्लश करने का मटेरियल था वो भी आएगा, जिसकी वजह से रिलेटिव डाइल्यूशन ऑफ सैंपल हो जाएगा, तो पेशेंट का हाइपोकैलेमिया आएगा। तो दीज आर बेसिकली द इटियोलॉजीज ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये सारा जब हम रूल आउट कर लेंगे तब उसके बाद हम डिजीज स्पेसिफिक कॉजेज पे जाएंगे कि पेशेंट को ये डिजीज हो सकता है विच इज कॉजिंग हाइपोकैलेमिया। तो ये देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इस चार्ट को देखो, सबसे पहले इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। इसमें सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स में मुझे ये सिर्फ ग्रीन वाले ध्यान रखने हैं, और वो भी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे। देखो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पिछली वीडियो में हमने देखा था पोटेशियम कहाँ कहाँ काम करता है। पोटेशियम का काम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना मसल्स में और हार्ट में, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा अगर हाइपोकैलेमिया होगा। जब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इनिशियल फेजेस में जो मेरी ईसीजी इस तरह से होनी थी, हार्ट रेट यहाँ पे होनी चाहिए थी 60-100, तो वो इसको मेंटेन ना करवा के वो बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, जहाँ मेरे वेंट्रिकल को इतना टाइम मिल रहा था फिल होने के लिए, अब मेरे वेंट्रिकल को फिल होने के लिए इतना टाइम मिल रहा है। तो वेंट्रिकल को जब ब्लड से फिल होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो मेरा वेंट्रिकल ज़्यादा फिल हो जाएगा। जब वेंट्रिकल ज़्यादा फिल हो जाएगा तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा तेज़ करेगा। जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा तेज़ करेगा तो पेशेंट को वो कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जब पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन फील होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पाल्पिटेशंस। तो पेशेंट को क्या फीचर आएगा, पाल्पिटेशंस आ सकते हैं। दूसरा, हार्ट एक तरह से मेरी मोटर है जो ब्लड को आगे की तरफ पंप कर रही है। पीछे क्या है, लंग है, आगे की तरफ पूरी बॉडी है। तो अगर मेरा हार्ट एडिक्वेटली पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरा फेलियर में चला जाएगा, डायस्टोलिक फेलियर के अंदर पोटेशियम की वजह से, तो ऐसे में क्या होगा, पीछे मोटर जब काम आगे नहीं कर पाएगी, पुश नहीं कर पाएगी ब्लड को, तो पीछे मेरा ब्लड या पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो हार्ट लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पेशेंट विल डेवलप डिस्निया। अनदर इज, अगर मेरा हार्ट एडिक्वेटली आगे पंप नहीं कर पाएगा तो पेशेंट विल फील फटीग, डिजीनेस, और उसको चक्कर आने लगेंगे, सिनकोप हो जाएगा। तो ये तो हो गए मेरे कार्डियक मैनिफेस्टेशन। फिर दूसरे कुछ फीचर्स आएंगे जो मुझे ईसीजी में देखेंगे, ईसीजी के चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगले क्या होगा, अगले मैनिफेस्टेशंस हम देखेंगे अपने रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी मसल्स में भी सेम ही है ना। रेस्पिरेटरी मसल्स में क्या दिक्कत आएगी, मेरे पास वही है, मसल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम जनरेट नहीं हो रहा। तो जब मेरी सॉरी रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, वो डीपोलराइज नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। जब पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, तो पेशेंट की बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। इसी दोनों चीज़ों को क्या बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 बढ़ गया, दिस इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर अगला क्या होगा, अगला यहीं पे, ये तो हमने रेस्पिरेटरी मसल देख लिया। अगला क्या हो सकता है, अगर वो स्केलेटल मसल पे चले जाएंगे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा, मसल्स हाइपरपोलराइज हो जाएंगी, तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, तो पेशेंट को डेवलप पैरालिसिस लाइक सिम्टम। इसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस।
तीसरा क्या होगा, जनरलाइज्ड मसल वीकनेस। अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया नहीं है तो देयर कुड बी मसल वीकनेस, और सीवियर हो गया तो पेशेंट विल डेवलप पैरालिसिस। तो ये चीज़ तो हो गई स्केलेटल मसल का। यही सेम चीज़ स्मूथ मसल में, मसल तो कोई सी भी काम नहीं कर रही, यहाँ हमने देख लिया हार्ट मसल काम नहीं कर रही, यहाँ हमने देख लिया स्केलेटल मसल काम नहीं कर रही। अब देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मोस्टली कहाँ होती है हमारी, जीआईटी के अंदर। तो जीआईटी में जब मेरा स्मूथ मसल काम नहीं करेगी तो पेरिस्टालसिस नहीं होगा। पेरिस्टालसिस की वजह से खाना आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लोटिंग होगी, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, और बाउल साउंड्स नहीं आएंगे, और पेशेंट को सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या पैरालिटिक इलियस टाइप की कंप्लेंट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स बहुत अच्छे हो गए। तो हमने कहाँ कहाँ देख लिया, हार्ट के अंदर देख लिया, मसल्स के अंदर देख लिया, तीसरा किडनी के अंदर देख लेते हैं। किडनी में क्या आएगा, किडनी में मेरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा, ये चीज़ हमने देखा पीछे कि कैसे हमारा हाइपोकैलेमिया एल्कलोसिस कराता है। जैसे ये चीज़ अभी देखा था, क्या था, ये मेरा ब्लड है, ये मेरा सेल है। तो जब मेरे पास पोटेशियम कम हुआ, जब पोटेशियम कम होगा तो हर चीज़ को इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अंदर से पोटेशियम मेरा बाहर आएगा। सेल्स का पोटेशियम ब्लड के अंदर आएगा, तो जब सेल का पोटेशियम बाहर आएगा तो सेल को इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहने के लिए H+ अंदर चला जाएगा। जब H+ अंदर जाएगा तो मेरे ब्लड के अंदर क्या हो गया, H+ कम हो गया, यानी पीएच जो है वो एल्कलोटिक हो गया। तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा पेशेंट को। और क्या होगा किडनी के अंदर, और फीचर क्या आएंगे, एक लास्ट फीचर आएगा, उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों, क्योंकि हमारा एटीपी जनरेट करने के लिए पोटेशियम ज़रूरी है। तो एटीपी जनरेट नहीं होगी तो मेरा एडीएच ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एडीएच ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, एक्सेसिव वाटर मेरा यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा। तो एक्सेसिव वाटर यूरिन में जाएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम कर देगा, है ना। तो और क्या होगा, ज़्यादा वाटर कहाँ से निकलेगा, मेरा ब्लड से निकलेगा। तो ब्लड रिलेटिवली कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो रिलेटिव कंसनट्रेशन की वजह से हाइपरनेट्रीमिया होगा। पेशेंट में ज़्यादा यूरिन पास होगा तो पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारे मेरे फीचर्स आएंगे, क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या ध्यान रखना है, इमरजेंट ट्रीटमेंट आप किसको दोगे, इनमें से कोई कौन कौन सी पेशेंट है जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर किसी को भी एरिथमियाज हो रहे हैं, कार्डियक एरिथमिया, तुरंत ठीक करना है। दूसरा क्या होगा, अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, उसको तुरंत ठीक करेंगे। अगला क्या है, अगर किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हमें तुरंत इमरजेंटली ठीक करना है। अगर ये फीचर्स नहीं है तो फिर भी एक बार को हम रुक के कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाकी ये जो 3 पेशेंट्स हैं इनको हमें इमरजेंटली ट्रीट करना है। ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हमें देखना है ईसीजी चेंजेस। हमने ईसीजी चेंजेस नहीं देखे हाइपोकैलेमिया के अंदर, तो ईसीजी चेंजेस में देखते हैं। इधर तो हमारा हो गया हाइपरकैलेमिया वाले फीचर्स, ये जब हाइपरकैलेमिया वाला पार्ट देखेंगे उसमें देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल कैलेमिया, जब नॉर्मल पोटेशियम हमारा 3.5 to 5 है तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी है। इसके अंदर ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा टी वेव है, नॉर्मल सब नॉर्मल है। तो जब मॉडरेट हाइपोकैलेमिया होता है, देखो इसमें स्पेसिफिक ना ऐसे नहीं है कि मॉडरेट या सीवियर में क्या आता है, लेकिन फिर भी एक तरह से डिवाइड करें तो ये चीज़ सीवियर में भी आ सकती है और सीवियर में मॉडरेट वाले फीचर्स भी आ सकते हैं ना। अगर दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मॉडरेट सीवियर देखेंगे। ये चीज़ें मोस्टली पेशेंट्स में क्या चीज़ देखी गई है वो देखते हैं। तो अगर मॉडरेट हाइपोकैलेमिया है कि 2.5 to 3 है जैसे पढ़ा था, तो ऐसे में प्रोमिनेंट यू वेव्स आने लगेंगी। ये देखा, ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये और ये, यहाँ पे 2 वेव्स दिख रही हैं। तो एक तो टी वेव होगी और टी के बाद हमारे पास आती है यू वेव। तो इसके अंदर ये जो वेव है ये यू वेव है। प्रोमिनेंट कब बोलेंगे, अगर टी वेव से ज़्यादा बड़ी हो अगली वेव तो उसको प्रोमिनेंट बोल देंगे। तो ये टी है, ये यू है, तो यू वेव इज बिगर देन टी वेव, तो इट इज़ प्रोमिनेंट यू वेव। प्लस टी वेव फ्लैटनिंग, ये टी वेव देखो यहाँ पे कैसी है। अब जैसे मेरे पास टी वेव नॉर्मली कैसी थी, ये थी, अब मेरे पास टी वेव कैसी है, ऐसी है। तो रिलेटिव टी वेव फ्लैटनिंग हो गई। तो एक तो होता है प्रोमिनेंट यू वेव और है टी वेव फ्लैटनिंग। फिर सीवियर हाइपोकैलेमिया में यानी लेस देन 2.5 और लेस देन 2 के अंदर क्या मिलेगा, प्रोमिनेंट यू वेव जो ऊपर था वो तो है ही, टी वेव इन्वर्जन, यहाँ पे मेरी टी वेव फ्लैट हुई है, यहाँ टी वेव उल्टी हो गई है ना, फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग नहीं, इन्वर्जन ऑफ टी वेव। प्लस एस टी डिप्रेशन, ये जो एस टी है यहाँ से आप कंपेयर करोगे कि इस लेवल से मेरा नीचे है एस टी, तो एस टी डिप्रेशन इज देयर। तो एस टी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, प्रोमिनेंट यू वेव। देखो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर कभी भी प्रोमिनेंट यू वेव्स आ रही हैं तो इट इज़ अ फीचर ऑफ हाइपोकैलेमिया।
सिर्फ ये नहीं है कि अगर प्रोमिनेंट यू वेव्स है तो इट इज़ ओनली फीचर ऑफ हाइपोकैलेमिया, ये ओल्ड एमआई में भी मिल सकती है, लेकिन इफ़ यू वेव इज़ देयर और इट इज़ प्रोमिनेंट यू वेव तो वो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, पोटेशियम आपको चेक करना है। तो दीज आर द ईसीजी फीचर्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अब इस वीडियो का मेन पार्ट आता है जहाँ हम देखेंगे हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया का कोई कोई पेशेंट आया, हमने उसमें देख लिया कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, लेकिन हर एक कॉजेज़ तक किस तरह से पहुंचा जाए, किस तरह तक उस आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें,